हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 साइंस का श्वसन तंत्र। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें श्वसन की डेफिनेशन। तो वायु को अंदर लेने तथा बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। वायु को अंदर ले तथा बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। उसके बाद आता है हमारा श्वसन के प्रकार। तो श्वसन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन सा? नंबर एक, वायवीय श्वसन। नंबर एक, वायवीय श्वसन। दूसरा, अवायवीय श्वसन। अब इन दोनों का मतलब समझते हैं हम कि वायवीय श्वसन का मतलब होता है हमारा वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। कौन सा श्वसन? वह श्वसन जो हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। कौन सा श्वसन कहलाता है? वायवीय श्वसन। इसी प्रकार अवायवीय श्वसन की बात करें तो वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन कहलाता है। इसमें बात करें हम तो वायवीय श्वसन के अंदर हमारा ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन या ऑक्सीकरण होता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे कि हमारा एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल व कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो वायवीय श्वसन है उसमें तो हमारा ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। जबकि अवायवीय श्वसन में हमारे ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे कि जो एथेनॉल है, लैक्टिक अम्ल है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा बनती है। अगर हम बात करें कि तीसरा पॉइंट है वायवीय श्वसन में कि वायवीय श्वसन के अंदर है जो ऊर्जा बनती है वो अवायवीय श्वसन की अपेक्षा अधिक बनती है। इसलिए और बनती कितनी? 36 एटीपी। कितनी बनती है? 36 एटीपी। और अवायवीय श्वसन के अंदर ऊर्जा है वो कम बनती है। कितनी बनती है? 2 एटीपी। कितनी बनती है? 2 एटीपी। अब उदाहरण की बात करें तो वायवीय श्वसन किसके अंदर होता है? जैसे कि मानव। और अवायवीय श्वसन जैसे कि ईस्ट। अब एटीपी की बात करें, एटीपी क्या होता है? तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है। एटीपी को क्या कहा जाता है? एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है। उसके बाद ये बनता है एडीपी प्लस पीआई। पीआई का मतलब होता है अकार्बनिक फॉस्फेट। एडीपी यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और अकार्बनिक फॉस्फेट मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एटीपी का। तो ये होता है हमारा एटीपी, जिसको हम ऊर्जा की मुद्रा भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक श्वसन की क्रियाएं। कौन सा टॉपिक आता है हमारा? श्वसन की क्रियाएं। तो श्वसन की क्रियाओं की बात करें तो श्वसन की क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली हमारी अंतःश्वसन, दूसरी है निःश्वसन या उच्च श्वसन। निःश्वसन या उच्च श्वसन। तो अंतःश्वसन के अंदर बात करें तो हम श्वसन श्वास द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना। अंतःश्वसन क्या होता है कि जैसे हम श्वास लेते हैं तो उस समय जो गैसें अंदर जा रही हैं उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंतःश्वसन। और फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं हम क्या? निःश्वसन। उसके बाद अंतःश्वसन में दूसरा पॉइंट है हमारा कि अंतःश्वसन के दौरान वक्षीय गुहा फैलती है। क्या होती है? वक्षीय गुहा फैलती है। जबकि अगर निःश्वसन की बात करें तो वक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। कहने का मतलब है कि जैसे ही आप वायुमंडल से वायु को अंदर लेते हैं, जो वायु आपके फेफड़ों के अंदर जाती है तो जो आपका वक्षीय क्षेत्र है वो आकार में बढ़ता जाता है। जबकि निःश्वसन यानी जैसे हम वायु को बाहर निकालते हैं तो वहाँ से वायु बाहर निकलती है तो हमारा वक्षीय क्षेत्र क्या है? कम होता जैसा है। जैसे कि आप बात कर सकते हैं कि पॉलीथीन के अंदर एयर भरने पर पॉलीथीन का आकार बढ़ेगा और पॉलीथीन के अंदर से एयर निकालने पर पॉलीथीन का आकार घटेगा। अंतःश्वसन के अंदर हमारा तीसरा पॉइंट है कि पसलियों से जुड़ी हुई पेशियां सिकुड़ती हैं। पसलियों से जुड़ी हुई पेशियां अंतःश्वसन के अंदर सिकुड़ती हैं, जबकि निःश्वसन या उच्च श्वसन के अंदर पसलियों से जुड़ी हुई पेशियां शिथिल हो जाती हैं, मतलब फैल जाती हैं, तभी तो वो अपने आकार में वापस आ जाती हैं। चौथा पॉइंट है हमारा अंतःश्वसन के अंदर कि बच्च ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। जैसे कि हम पॉलीथीन के अंदर एयर भरेंगे तो वो पॉलीथीन का जो आकार है वो बड़ा तो होगा लेकिन अपने चारों ओर फैलेगा भी। इसी प्रकार हमारा बच्च यानी हमारा जो चेस्ट है वो बाहर की ओर और ऊपर की ओर जाता है।
अंतःश्वसन के अंदर, जबकि जो हमारा निश्वसन है उसके अंदर हमारा जो चेस्ट है वो अपने स्थान पर वापस आ जाता है। अगला पॉइंट है हमारा अंतःश्वसन में गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भर जाती है। यानी जो हमारा फेफड़े हैं और जो वायुमंडल है, हमारे फेफड़ों में वायु का दाब कम रहता है और वायुमंडल में फेफड़ों का दाब अधिक रहता है। उस वजह से वायु अधिक दाब से कम दाब की ओर गति करती है, यानी वायुमंडल से हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है, जिससे कि हमारे फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है। उसी प्रकार गुहा, अगर हम निश्वसन की बात करें तो गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। यानी कि निश्वसन की क्रिया होती है जब, तो हमारे फेफड़ों के अंदर वायु का दाब अधिक होता है और वायुमंडल के बाहर वायु का दाब फेफड़ों से कम होता है, इसलिए हमारे अंदर जो निश्वसन या उच्छ्वसन की क्रिया है वो संपन्न हो पाती है। अगला पॉइंट है हमारा अंतःश्वसन के दौरान हमारा डायाफ्राम अंतःश्वसन के दौरान हमारा डायाफ्राम चपटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है। जबकि निश्वसन के दौरान हमारा डायफ्राम है वो अपनी वापस स्थिति में आ जाता है। वापस स्थिति में मतलब गुंबदाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुंबदाकार हो जाता है। तो ये होती है हमारी श्वसन की दो क्रियाएं, अंतःश्वसन और निश्वसन। जैसा कि आपने देखा कि अगर इन दोनों क्रियाओं की तुलना हम पॉलीथीन के अंदर एयर भरने से करें तो ये दोनों क्रिया आपको स्पष्ट तरीके से समझ आ सकती हैं। जैसे कि एक पॉलीथीन है और पॉलीथीन के अंदर अगर हम एयर भरते हैं तो पॉलीथीन का आकार भी बढ़ेगा और जो उसके साइड की दीवारें वो भी बाहर की ओर जाएंगी। अब जैसे ही हम पॉलीथीन के अंदर से एयर को निकाल देते हैं, मतलब वहाँ क्या हो रहा है? हमारा निश्वसन। अगला टॉपिक है हमारा क्या? विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, यानी अलग अलग तरीक़ों से हमारा ग्लूकोज है वो किस प्रकार विखंडित होता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें ग्लूकोज है और ग्लूकोज हमारे कोशिका द्रव्य के अंदर किस में टूटता है? पहले पाइरूवेट में। किस में टूटता है? ये पाइरूवेट में। अब पाइरूवेट के पास 3 पथ हो जाते हैं। यहाँ से पाइरूवेट के पास कितने पथ हो जाते हैं? 3। अब ये 3 पथों से पहला पथ है, मान लीजिए ऑक्सीजन अनुपस्थित है। ये प्रक्रिया किसमें होगी? ईस्ट के अंदर। यह प्रक्रिया किसमें होगी कि पाइरूवेट है वो ईस्ट में जाए, यानी ईस्ट एक जीव है और ईस्ट के अंदर जो प्रक्रिया हो रही है ऑक्सीजन अनुपस्थित है। इस प्रकार के श्वसन को बोलते हैं हम अवायवीय श्वसन। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि ईस्ट के अंदर जो श्वसन होता है वो कैसा होता है? अवायवीय श्वसन। तो ईस्ट के अंदर जो श्वसन हो रहा है उसको बोल रहे हैं हम अवायवीय श्वसन। और उस दौरान जो उत्पाद मिल रहे हैं हमको वो मिल रहे हैं एथेनॉल। क्या मिल रहा है? एथेनॉल और CO2। एथेनॉल 2 कार्बन अणु होता है, यानी एथेनॉल का फॉर्मूला होता है हमारा C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। ये होता है हमारा एथेनॉल का फॉर्मूला। उसके बाद आ रहा है हमारा दूसरा पथ है कि हम मान लें जो OT है, जो पाइरूवेट है वो हमारी मांसपेशियों में पहुंच जाता है। पाइरूवेट है जो मांसपेशियों में पहुंच जाएगा तो वहाँ भी ऑक्सीजन अनुपस्थित है। अब ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगी वहाँ पर, तो जो लैक्टिक जो ग्लूकोज यानी पाइरूवेट है हमारा वो किस में टूट जाएगा? लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में। अब लैक्टिक अम्ल हमारा 3 कार्बन अणु होता है। लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला होता है हमारा C3H6O3। लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? C3H6O3। यानी लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है हमारी मांसपेशियों में जो पाइरूवेट है वो लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है और ऊर्जा भी बनती है। इसी लैक्टिक अम्ल की वजह से, जैसा कि आपने महसूस किया होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं तो हमारी मांसपेशियां, जोड़ों में दर्द होने लगता है। वो दर्द इसी लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है जो हमारी मांसपेशियों के अंदर जमा हो जाता है। अगला पथ है हमारा कि मान लीजिए अब क्या है कि ऑक्सीजन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच जाए, यानी जो पाइरूवेट है माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाए। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो श्वसन होता है वो वायवीय श्वसन होता है, जबकि हमारे ईस्ट और हमारी कोशिकाओं के अंदर जो श्वसन होता है वो अवायवीय श्वसन होता है। अब पाइरूवेट कहाँ पहुंच गया? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो श्वसन होता है वो वायवीय श्वसन होता है। उसमें हमें मिलता है CO2 उत्पाद के रूप में H2O और ऊर्जा। ये होता है हमारा विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। अगला टॉपिक आता है हमारा कूपिका, रक्त एवं ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। क्या आता है? कूपिका, रक्त और ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन के आदान प्रदान की।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मान लीजिए वायु है और वो कौन सी वायु है, ऑक्सीजन युक्त। सबसे पहले पहुंचेगी हमारी कूपिकाओं में, कूपिकाओं से पहुंचेगी हमारे रक्त वाहिकाओं में यानी रक्त की नलियों में। उसके बाद वहाँ मिलेगा हमको O2 जो O2 है, रक्त वाहिकाओं में मिलेगा हीमोग्लोबिन। क्या मिलेगा? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर HbO2 बनाता है, जिसको बोलते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पहुँच जाएगा हमारा? अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पहुँचेगा हमारा? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाएगा ऊतकों में लेके जाएगा, वहाँ होगा हमारे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। उसके बाद जो बनेगी, वहाँ बनेगी हमारी क्या? CO2। क्या बनेगी? ऊतकों के अंदर CO2। अब जैसे ही CO2 बन जाएगी हमारी, क्या बन जाएगी? CO2 बन जाएगी। तो CO2 अब बनेगी, अब हमारी CO2 बाहर भी निकलेगी। जो CO2 बन गई उसको हमको बाहर भी निकालना है, क्योंकि CO2 हमारे लिए खतरनाक है, इसलिए हम CO2 को बाहर निकालेंगे। तो CO2 ऊतकों में बनेगी। अब वहाँ से कहाँ जाएगी? रक्त वाहिकाओं में। अब रक्त वाहिकाओं से कहाँ जाएगी हमारी CO2 का रक्त में विसरण होगा, यानी रक्त वाहिकाओं से धीरे धीरे जितने भी अंगों में CO2 होगी वहाँ ऊतकों से हमारे रक्त में आ जाएगी। वहाँ उसके बाद रक्त वाहिका द्वारा कहाँ जाएगी CO2? ऊतकों में, तो कूपिकाओं में। और कूपिकाओं के बाद कहाँ जाएगी? कूपिका कोश के अंदर। कूपिका कोश से कहाँ जाएगी? हमारे नासाद्वारों से वायुमंडल में चली जाएगी। यह होता है हमारा कूपिका रक्त और ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं हम अगला टॉपिक, मानव श्वसन तंत्र। क्या है? मानव श्वसन तंत्र। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा मानव श्वसन तंत्र है। ये आपको नासाद्वार है, यानी वायु के पथ की बात करें तो ये नासाद्वार से स्टार्ट होता है। अभी जो मैंने आपको बताया था कि अंतःश्वसन के अंदर हमारा डायफ्राम है, वो कैसा हो जाता है? चपटा। और बाह्य श्वसन यानी निश्वसन के अंदर वो डायफ्राम हमारा कैसा हो जाता है? गुम्बदाकार। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम डायाफ्राम। क्या बोलते हैं इसको? डायाफ्राम। ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम डायाफ्राम। अब अगर ये अंतःश्वसन में, तब ये इस तरह हो जाता है कुछ। कैसा हो जाता है? इस तरह हो जाता है कुछ अंतःश्वसन के अंदर। जबकि जो नॉर्मल कंडीशन है यानी निश्वसन के अंदर किस में आ जाता है? नॉर्मल कंडीशन इस प्रकार, और अंतःश्वसन किस प्रकार हो जाता है? इस प्रकार हो जाता है। बाकी का आप देख सकते हैं, ये श्वास नली है और उपास्थि वलय। उपास्थि वलय मतलब जो C टाइप के छल्ले दिखाई दे रहे हैं इनको बोल रहे हैं हम उपास्थि वलय। उसके बाद जो फुफ्फुस यानी फेफड़े हैं हमारे, क्या हैं? फेफड़े। उसके बाद श्वसनी श्वसन का। इसके बाद पढ़ते हैं हम श्वसन का पथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं श्वसन का पथ कहाँ से स्टार्ट होता है? नासाद्वार से स्टार्ट होगी श्वसन हमारी कहाँ जाती है? यानी जो वायु है पहले नासाद्वारा में एंट्री करेगी, नासाद्वारा से ग्रसनी के अंदर, ग्रसनी के बाद कंठ के अंदर जाएगी, उसके बाद श्वास नली में जाएगी, श्वास नली के बाद श्वसनी में जाएगी, फिर हमारी जाएगी श्वसनिका के अंदर, यानी श्वसनिका, श्वास नली का छोटा भाग श्वसनी, श्वसनी का छोटा भाग श्वसनिका। उसके बाद वायु कहाँ पहुँचेगी? हमारे फेफड़ों में। फेफड़ों से क्या पहुँचेगी? कूपिका कोश के अंदर। कूपिका कोश से वायु पहुँचेगी हमारी कूपिका के अंदर, और उसके बाद रक्त वाहिकाओं में, और रक्त वाहिकाओं से शरीर के विभिन्न भागों में पहुँच जाती है। यह होता है हमारा श्वसन का यानी वायु के जाने का पथ। अगला टॉपिक है हमारा कूपिका। यानी कूपिका क्या होती है? तो फेफड़ों के अंदर मार्ग और छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होते जाता है। जैसे कि अभी श्वास नली से छोटी श्वसनी, श्वसनी से छोटी श्वसनिका, तो लास्ट में जो दिखाई दे रहा है छोटे छोटे संरचनाओं में विभाजित हो जाता है। उस यानी अंत में जो गुब्बारेनुमा संरचना दिखाई देती है उसको बोलते हैं हम कूपिका। किसको कहा जाता है? जो अंत में फेफड़ों के अंदर गुब्बारेनुमा छोटी छोटी संरचना दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं हम? कूपिका। जैसा कि अभी हमने श्वसन तंत्र में देखा था, ये आप जो देख रहे हैं ये छोटे छोटे संरचनाएँ दिखाई दे रही हैं आपको, जो छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं आपको, इसको बोलते हैं हम क्या? कूपिकाएं। जो छोटी छोटी संरचनाएं ना, इनको हम क्या बोल रहे हैं? कूपिकाएं। ये छोटी छोटी संरचनाएं इनको क्या बोल रहे हैं हम? कूपिकाएं। तो ये होती है हमारी छोटी छोटी संरचनाएं, क्या कहलाती हैं? कूपिकाएं। उसके बाद है उसके बाद क्या है? यह फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयाँ, यानी कूपिकाओं के बारे में और बात की जाए तो जो यह फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयाँ, जैसे कि हमारे शरीर की कोशिका होती है उसी प्रकार ये फेफड़ों के अंदर कूपिका कार्य करती है। कूपिका गैसों के आदान प्रदान के लिए
एक मुख्य स्थान है जो कि बहुत अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रदान करता है। यानी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी फेफड़ों की ऐसी कौन सी संरचना है जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है, तो उसका आंसर होगा हमारा कूपिका। क्या आंसर होगा? कूपिका। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक क्या है? नोट है। ये नोट को याद रखना है आपको। कौन सी नोट है? जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अगला नोट है हमारा मानव में श्वसन वर्धक। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि मानव में श्वसन वर्धक कौन सा होता है। तो मानव में श्वसन वर्धक क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? मानव में श्वसन वर्धक, जिसको शॉर्ट में HB से लिखते हैं, जो कि लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। किस में उपस्थित होता है? लाल रुधिर कणिकाओं में। RBC, RBC नहीं, RBC किसके अंदर उपस्थित होता है? ये RBC लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर उपस्थित होता है। अब इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है मानव में श्वसन तंत्र, श्वसन या मानव श्वसन तंत्र। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।